Hello students. So I hope you have watched the part first of this series of first year 1 year strategy, right? तो हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट पार्ट में. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू फर्स्ट पार्ट. आपको यहाँ शायद लिंक उसका आ जाएगा और प्लीज आप पहले वो देखो. और अभी हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली एज ए स्टूडेंट, एज ए पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, क्या होगा, कैसे करना है. ठीक है, तो सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मुझे पता है. मुझे सिलेबस पता है, एग्जाम का पैटर्न पता है, क्या पूछने वाले हैं, मतलब सिलेबस क्या है वो पता है, और बुक्स भी पता है. ये सिलेबस कहां से मुझे मिलेगा वो भी पता है. सवाल ये आता है कि एक्चुअली अब मुझे उसको करना कैसे है. मेरे पास 1 साल है और मुझे इस एग्जाम के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरी तरह से अकम्प्लिश करना है. जो जो प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, उनको ओवरकम करना है और टॉपर बनना है. And trust me, this is not some kind of motivational video. I am going to talk straight forward. क्या करना है, ऐसे करना होता है, ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा. Okay. Now see, just focus on what I am trying to say in the coming time, and you will be much more confident to prepare for this exam. Okay. सबसे पहली बात यह होती है कि कोई भी सीरियस कैंडिडेट कभी भी डेज जो है वो काउंट नहीं करता है. कोई भी सीरियस कैंडिडेट डेज काउंट नहीं करता है. कभी वो ये नहीं बोलता है कि मेरे पास 365 या 300 दिन है, काइंड ऑफ दैट. वो हमेशा बोलता है मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं. दिस इज द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ लुकिंग एट योर प्रिपरेशन. अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि अच्छे से प्रिपेयर करना है तो हमेशा आवर्स में बात करो. वी ऑल नो दैट वी नेवर प्रिपेयर फॉर 24 आवर्स अ डे. तो फिर मैं कैसे डेज में कैलकुलेट करूं. मैं जब ये बोलता हूं कि मेरे पास 300 दिन है तो इट लुक्स लाइक ओ बहुत टाइम है. हमेशा घंटों में बात करो. पकड़ लो 300 डेज एंड इफ यू आर स्टडिंग एटलीस्ट 6 आवर्स ऑन एन एवरेज पर डे, तो आपके पास 1800 घंटे है, जो कि बहुत अच्छा फिगर लगता है. लेकिन व्हेन वी एक्चुअली डिवाइड दैट फिगर इन वेरियस सब्जेक्ट्स, देन वो धीरे धीरे श्रिंक होगा. ठीक है, आपको मैं एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं दे सकता कि पॉलिटी के लिए आप कितने घंटे दो, हिस्ट्री के लिए आप कितने घंटे दो, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन यू. लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि आप ये मत सोच के चलो कि आपको साल भर है और साल भर आपको आराम से प्रिपेयर करना है. आपके पास एक्चुअली फरवरी तक का ही टाइम है या मार्च तक का टाइम है, जब आपको एक्चुअली पूरा सिलेबस खत्म करना है. बाद में तो आपका रिवीजन शुरू होगा. 1 मिनट. और एक बात, अगर आपको ये लगता है कि सर फॉर एग्जांपल अभी मैं बस पढ़ते रहूंगा, अभी मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, फिर मैं ज्योग्राफी भी पढ़ूंगा, फिर मैं हिस्ट्री, इकोनॉमी सब कुछ पढ़ लूंगा और बाद में मैं रिवीजन करूंगा, वर्स्ट अप्रोच. इससे बड़ी गलती, इससे मतलब ब्लंडर कोई हो नहीं सकता. एक बात याद रखो, कितना बुरा होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, पूरा सिलेबस आपने एक बार खत्म कर दिया और अभी आप क्या कर रहे हो, लाइक आफ्टर 4 months, 5 months और 6 months में भी you are planning to revise the whole thing. Then you take the book of polity in your hand and everything seems new to you again, even though you feel like कहीं तो पढ़ा हुआ लगता है लेकिन बिल्कुल भी याद कुछ नहीं आ रहा है. That means actually same goes with history and geography. That means actually you have wasted your time in the last 6 months. मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको करंट अफेयर्स के बारे में बात करते वक्त न्यूज़पेपर्स के बारे में बताया था कि अगर मैं आज एक न्यूज़पेपर पढ़ता हूं और अगर 8 दिन बाद मुझे वो याद ही नहीं कि मैंने क्या पढ़ा, या 1 महीने बाद, तो व्हाट इज द यूज ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर. क्योंकि देखो, हम किताब रिवाइज करते हैं, हमारे नोट्स को रिवाइज करते हैं, लेकिन हम न्यूज़पेपर को रिवाइज नहीं करते, उसको वापस खोल के नहीं देखते हैं. 300 दिन के 300 न्यूज़पेपर आप सच में खोल के देखने वाले हो क्या? इसलिए करंट अफेयर के लिए मैगजीन मैंने रेकमेंड किया. सेम वे अगर आप लोग सिर्फ पूरा पॉलिटी अभी खत्म करते हो, फिर ज्योग्राफी पढ़ते हो, फिर हिस्ट्री, फिर इकोनॉमी, और उसको सीधा 6 महीने बाद रिवीजन करोगे उसका, तो बहुत बड़ा गलती है. हमेशा याद रखना, जो भी कुछ स्टडी प्लान बनाओगे, उस स्टडी प्लान में रिवीजन तुरंत होना चाहिए, तुरंत, अलग अलग साइकिल्स में होना चाहिए. एग्जाम्पल देके बोलता हूं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग पॉलिटी, आपने वो अभी जब बुक खरीदोगे, जिन्होंने नहीं खरीदा है वो पता चलेगा लक्ष्मीकांत का बुक क्या होता है. तो पहला चैप्टर समझ लो, पढ़ रहे हो फंडामेंटल राइट्स. आपने बोला कि फंडामेंटल राइट्स
पढ़ने के लिए मैं अपने आप को 15 घंटे दूंगा फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये 15 घंटे आपने दे दिए, उसके बाद आप डीपीएस भी पढ़ना शुरू कर दिए, फिर उसी वक्त आप शायद हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो। एक साथ कम से कम 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना मैं अच्छी स्ट्रेटजी समझता हूं, क्योंकि थोड़ा सा एक चेंज मिल जाता है हम लोगों को। और एक चीज बताना चाहूंगा यहां कि दिस सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, राइट, साइंस तो खैर थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट कम से कम, दीज आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। बेसिकली ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कहीं ना कहीं इंटरमिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस एक्चुअली हमारा बहुत 60% से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है, जो कि आप एक्चुअली हिस्ट्री में पढ़ते हो। हम फ्रीडम स्ट्रगल तक को हिस्ट्री कंसिडर करते हैं नॉर्मली। इनफैक्ट हमको इंडिपेंडेंस के बाद का भी थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना चाहिए इफ यू आर रियली सीरियस टुवर्ड्स एग्जाम, जो कि आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। लेकिन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 अगर पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, हिस्ट्री एंड पॉलिटी लिंक है, ठीक है। अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं, स्टेट सेंटर रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी भी वहां आएगा। पकड़ लीजिए 2 स्टेट्स में झगड़ा है बिकॉज ऑफ द रिवर दे आर शेयरिंग, तो उसमें ज्योग्राफी भी आ गया, पॉलिटी भी आ गया, है ना। तो ये सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक है। इसलिए अगर हम मतलब सच में अगर जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हो ना, तो कोई सब्जेक्ट पढ़ते वक्त खुद से ये सोचना कि अरे यार ये तो चीज पॉलिटी में आ जाएगा, ये तो चीज हिस्ट्री में आ जाएगा। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा। यूपीएससी वांट्स यू टू गो फॉर डिटेलिंग। यूपीएससी जेन्युइनली चाहता है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ो उसको डिटेल में पढ़ो, अच्छे से समझो उसको, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो। अगर आप इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी में जितना देके रखा है कि भाई ओके दिस आर्टिकल गोज फॉर इलेक्शन कमीशन, दिस आर्टिकल गोज फॉर दिस, सिर्फ इतना पढ़ लिया काफी नहीं है। रिसेंट टाइम पे कहाँ का इलेक्शन हुआ, वहां कौन से प्रॉब्लम आए, वोटिंग मशीन के रिगार्डिंग कौन कौन से इश्यूज है ना, फिर कौन से क्राइम कंसिडर किए जाते हैं जो कि प्रेसिडेंट उनको पनिशमेंट दे सकता है या एक्शन ले सकता है, कौन से क्राइम वो है जहां इलेक्शन कमीशन एक्चुअली के पास पावर है। तो यूपीएससी वांट्स यू टू रीड एवरीथिंग प्रॉपरली इन डिटेल। लेकिन बहुत बार एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है जब हम डिटेल के पीछे भागते हैं, बहुत टाइम ये कंज्यूम कर लेता है। पकड़ लो, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के लिए अगर मैंने 15 घंटे दिए हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे इतने सारे इशू अब तक देश में हो चुके हैं, अगर मैं उन सारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट्स को भी कवर करना चाहता हूं और बहुत सारे इश्यूज को भी देखना चाहता हूं, तो शायद 50 घंटे भी मेरा एफआर खत्म नहीं होगा। लेकिन वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि मेरा कवरेज, 2 चीजें ध्यान में रखनी है, एक है डिटेलिंग और दूसरा है कवरेज। मतलब मुझे बहुत डीप में जाके भी उसको पढ़ना है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो टाइम मैंने एलोकेट किया है उतने टाइम में उसको खत्म भी करना है, क्योंकि मुझे दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। ये सोच के नहीं चलेगा कि अभी तो बहुत टाइम है, कैजुअली करते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा यार, क्योंकि ये ना 300 दिन मतलब बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन वो गलत है। अगर आवर्स में कैलकुलेट करते हो, जितना सिलेबस है उसको डिवाइड करते हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑलरेडी आप लेट हो और बहुत घिसना बाकी है। और इसमें तो एक चीज हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो आपने पढ़ा वो आप भूलने भी वाले हो, ट्रस्ट मी। अरे डिटेल तो छोड़ दो, बेसिक फंडामेंटल राइट कौन सा आर्टिकल है वो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, याद नहीं रहता कि भाई आर्टिकल 29 क्या है और 30 क्या है, अच्छा 18 क्या था और 15 क्या था, 15 और 16 में क्या फर्क है, कभी कोई नहीं याद रहता है। इसलिए रिवीजन के लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा। तो जो आप 1800 आवर्स बोल रहे हो सकता है कि जैसे एग्जाम करीब आए आप शायद 8 घंटा भी पढ़ो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कभी कभी आपका पूरा दिन किसी दोस्त की शादी में या कहीं आप बाहर चले गए, बीमार थे और कुछ इश्यू था उसमें चले गया, तो वी नीड टू ऑल्सो कंसिडर दैट पार्ट। पूरे साल भर आपका पढ़ाई नहीं होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, आप लोग इस रियलिटी को समझ लो कि साल भर आपका पढ़ाई का जो लेवल है वो ऐसे कांस्टेंट नहीं रहता है, वो नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा। कभी कभी नीचे वाला फेज बहुत लंबा चलेगा, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, मुझे तो करना ही नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि इतना पढ़ता हूं लेकिन मॉक में मार्क कम आ रहे हैं, क्या फायदा पढ़ने का सर, कंसिस्टेंटली मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली निगेटिव बढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंटली चीजें गलत हो रही है। बाउंस बैक करना ये एक ऑफिसर की निशानी है। ऐसे चल रहा है नीचे जाएगा ही वो,
ह्यूमन माइंड है, वो नहीं करता है मन कभी कभी पढ़ने का, लेकिन फिर वापस उठना है, वापस करना है। और इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि एक मेंटर का होना आपके लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है व्हेन यू प्रिपेयर फॉर सच एग्जाम्स जो आपका करियर डिसाइड करने वाली है, सच एग्जाम जो एक लंबा समय आपके करियर का लेने वाली है, सच एग्जाम जिसमें कंसिस्टेंसी इज द की। एक्चुअली एग्जाम जो है, जो परीक्षा है, वो आपके कंटेंट की नहीं है, वो आपके मेंटल स्ट्रेंथ की है। साल भर कैसे मैं अपने आप को कंसिस्टेंट रख पाता हूं कि नहीं रख पाता हूं। अगर मुझे फेल्यूर आता है या मुझे मार्क्स कम मिलते हैं तो मैं कितना अपसेट हो जाता हूं, बाउंस बैक कर पाता हूं कि नहीं, राइट? ये सारी चीजें जो है ये आपके प्रिपरेशन में मायने रखती है और इसलिए यूपीएससी इज अ टफ एग्जाम एक्चुअली, राइट? तो ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो मैं बात कर रहा था कि कोई भी स्टूडेंट जो जेन्युइन प्रिपेयर करना चाहता है वो डेज में कैलकुलेट ना करे, आवर्स में कैलकुलेट करे। दूसरी बात, एक टॉपिक को एक स्पेसिफिक टाइम दे दो, लेकिन याद रखना है कि उस टॉपिक को मुझे डिटेल में तो पढ़ना ही है, लेकिन उसको स्पेसिफिक टाइम में कवर भी करना है। तो दोनों का बैलेंस मुझे संभालना है। जब मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ता हूं तो किताब के साथ साथ अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मेरे साथ कोई होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नॉर्मली किताबें आती है जो सेक्शन वाइज आपको पिछले 10 सालों में क्या क्या पूछा गया है स्पेसिफिक टॉपिक पे, वो किताबें आती है, अलग अलग पब्लिकेशन की आती है, जो भी आपको ठीक लगे ले लो। लेकिन ऐसी एक किताब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो वो खरीदो, बाद में ये किताबें खरीदो, क्योंकि हर बार जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक पे बेस्ड कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं वो देख लो, तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि ओके भाई मेरा लेवल मैच हो रहा है कि नहीं यूपीएससी के साथ। बहुत बार हम ना इसमें आ जाते हैं कि भाई कंफर्टेबल जोन में कि मुझे आ रहा है, ओके इट्स गुड, लेकिन ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वेदर यू आर मैचिंग टू द लेवल ऑफ यूपीएससी और नॉट, राइट? इसलिए पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आवर्स में आपको कैलकुलेट करना है, आपको जो भी आपका प्रिपरेशन है उसको आवर्स में कैलकुलेट करना है। दूसरी बात, कभी भी ये मत सोचो कि रिवीजन मैं बाद में करूंगा, रिवीजन शुड बी नाउ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 सितंबर को एक टॉपिक पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, तो तुरंत 6 को एक फास्ट रिवीजन उसका कर लो, फिर 8 दिन बाद लाइक 13 और 14 को और एक रिवीजन कर लो, फिर 1 महीने बाद मतलब 5 अक्टूबर को एक रिवीजन करो, राइट? फिर मंथली करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे 2-3 साइकिल रिवीजन की होनी चाहिए हर टॉपिक की, तब जाके आपने 5 तारीख को जो काम किया है वो फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज अज्यूम करके चलो 5 सितंबर को आपने जो पढ़ा वो अगर आपको 5 जनवरी को याद ही नहीं है तो दैट इज वेस्ट ऑफ डे। इसलिए रिवीजन की साइकिल समझना बहुत जरूरी है। सी, पेपर 2 का भी एक अलग से स्ट्रेटजी है जिसके लिए हम अलग एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। अभी बस क्या समझना जरूरी है कि पेपर 1 का स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए। और एक चीज, पेपर 1 और पेपर 2 इंटरलिंक्ड है। पेपर 1 का तो अपना सिलेबस है कि भाई पॉलिटी है यहां से पढ़ो इतना पढ़ो, हिस्ट्री है यहां से पढ़ो इतना पढ़ो। पेपर 2 का वैसे कोई सिलेबस नहीं है, बस वो टॉपिक दे देते हैं और बोलते हैं लिखो। तो वो कहां से आएगा? ये सारा इंफॉर्मेशन पेपर 1 से तो आएगा। जो ऐसे पूछते हैं, अलग अलग टाइप के ऐसे पूछते हैं, ठीक है? अभी जैसे कि इस साल ऐसे पूछ लिया था कि प्राइस राइज इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स, तो प्राइस राइज कहां से आएगा? इकोनॉमी में आएगा, पढ़ना पड़ेगा उसमें, है ना? हो सकता है कि कुछ एग्जांपल्स देने हो तो थोड़ा हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा कि भाई डिप्रेशन कब आया था, प्राइस राइज कैसे हुआ था, कैसे नीचे चला गया था, है ना? फिर थोड़ा ग्लोबल लेवल पे जाना पड़ेगा, यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन क्या होता है। तो बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगा? इकोनॉमी से तो मिलेगा, है ना? तो इस तरह से पेपर 2 का प्रिपरेशन एक्चुअली पेपर 1 के साथ ही लिंक है। तो एक अच्छा कैंडिडेट क्या करता है, जब भी वो पेपर 1 का पढ़ाई करता है तो वो इस एंगल से सोचता है कि यार ये कहानी, ये इंसिडेंट, ये फैक्ट, ये डेटा ये पेपर 2 में कहीं इस्तेमाल कर सकता हूं। इस एंगल से पेपर 2 की तरफ देखना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ऑफ देम। एक्चुअली इट इज एक्चुअली इंटरलिंक्ड स्टडी, ठीक है? एक सवाल हमेशा जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये होता है कि सर नोट्स का क्या करना है? तो मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूं कि वो डिपेंड करता है।
मेरे खुद के नोट्स मेरे होने ही चाहिए, क्योंकि मैं हर बार या एग्जाम से पहले पूरी की पूरी किताब रिवाइज नहीं कर सकता। तो जब मैं पढ़ता हूं तो कुछ शॉर्ट में उसको माइक्रो नोट्स जिसको बोलते हैं लिख के रखना इज ऑलवेज अ गुड हैबिट। कुछ कुछ बच्चों का ऐसे होता है कि वो किताब के ऊपर नीचे ही कहीं ना कहीं उसको लिख देते हैं, लेकिन वो डिपेंड होता है पर्सन टू पर्सन। एक नोटबुक बना के उसमें ये सारी चीजें लिखना इज ऑलवेज रिकमेंडेबल, लेकिन यहां एक सबसे बड़ा धोखा है, वो समझ लो। जब मैं नोट्स बनाता हूं, पकड़ लो मेरा एक नोटबुक है जो पॉलिटी का मैंने बनाया है, और मैं जो जो पढ़ता हूं, मैंने एफआर पढ़ा, डीपीएसपी पढ़ा, मैंने प्रेसिडेंट पढ़ा, फिर मैंने लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा, तो इनका मैंने अपना अपना नोट्स बना के 3-4 पेजेस में लिखा है इनको सबको, ठीक है। होता क्या है, मैं नोट्स बनाता हूं और उसको बाद में पढ़ता ही नहीं हूं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पढ़ता नहीं हूं। अब आप सडनली जब 3 महीने बाद उस किताब मतलब नोट को खोलोगे और आप पढ़ोगे, तो आपने ऑलरेडी वो ब्रीफ में लिखा होता है, और जिस वक्त आपने वो नोट्स बनाए होते हैं आप ऑलरेडी उस जोन में होते हो फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के। तो आप किताब आपके दिमाग में घूम रहा है, तब आप जल्दी नोट्स बना रहे हो। 3 महीने के बाद जब आप उस जोन में नहीं हो तो आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने खुद जो लिखा है वो क्या है, मतलब अरे यहां तो बहुत शॉर्ट में लिखा है, एक्चुअली इसका मतलब क्या है, कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखा है, उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, ये कौन से पर्सपेक्टिव में लिखा है, इसका रेफरेंस क्या है। फिर किताब खोलो, फिर वापस फर्स्ट से स्टार्ट करो, तो क्या फायदा हुआ नोट्स बनाने का। नोट्स बनाने का फायदा तभी होता है जब आप बार बार उसी नोट्स को पढ़ते हो, देन एंड देन ओनली इट विल बी हेल्पफुल टू यू, अदरवाइज वो आपके काम नहीं आएगा। समझ गए? इसलिए नोट्स बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन उनको बार बार पढ़ो। अगर आपको लगता है नहीं सर अगला करना है, तो जो आपने अब तक किया है उसको छोड़ के अगला करोगे तो वो भी छूटेगा और ये भी छूटेगा, और उसकी आदत लग जाएगी। फिर 6-7 महीने बाद एक्चुअली जब लगता है कि सर अभी मेरा प्रिपरेशन हो गया है और टेस्ट में मार्क्स कम आते, तो लगता है सर याद कुछ नहीं आ रहा। क्यों याद आएगा भाई, रिवीजन ही नहीं किया है। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि 6 महीने सिलेबस पढ़ना और उसके बाद रिवीजन करना ये बहुत गलत अप्रोच है। लोग बोलते हैं सर एग्जाम से पहले कितने रिवीजन होनी चाहिए। मैं बोलता हूं भाई जब तू पढ़ाई शुरू करता है ना तभी तेरा रिवीजन शुरू हो जाता है। तो ऑलरेडी मैंने तो 4 साइकिल बता दी है। इन साइकिल्स को फॉलो करते करते अगर फरवरी की जगह आपका मार्च में भी सिलेबस खत्म हुआ या अप्रैल में भी खत्म हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा सिलेबस आपके हाथ में है, कुछ छूट नहीं गया है, क्योंकि आप बार बार उसको रिवाइज कर रहे हो। और अप्रैल तक भी अगर आपका सिलेबस खत्म होता है तो लाइक व्हाट, मई जून जुलाई 3 महीने आपके पास रिवीजन के लिए है। 3 रिवीजन तो कैसे ही हो जाएगी, फुल रिवीजन अगर आपको करनी है तो। बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करो, राइट। रिवीजन करने के भी अलग अलग तरीके हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, लेकिन पहले तो ये समझो कि सिर्फ पढ़ना और बाद में रिवीजन करना ये तरीका नहीं है। पढ़ो, तुरंत रिवाइज करो, नेक्स्ट डे, 8 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसके लिए एक छोटी डायरी बनाओ। नॉर्मली ऐसे होता है कि एक जो इस साइज की डायरी है, इट्स ऑलवेज गुड फॉर यू। एक ऐसी डायरी होनी चाहिए जिसके हर पेज पे आप बेसिकली क्या करते हो, आज बेसिकली क्या करना है। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, जो कल किया है उसका रिवीजन आएगा, फिर आज नया क्या करना है वो आएगा, फिर कल के पेज पे क्या आएगा, आज जो नया किया उसका रिवीजन, और कल जो नया करना है वो। फिर ऐसे जब 8 दिन हो जाएंगे तो क्या होगा, यहां यस्टरडे व्हाटएवर आई हैव डन उसका रिवीजन, 8 दिन पहले जो किया था उसका रिवीजन, और आज नया क्या करना है। फिर यहां भी नया क्या किया वो, इसके 8 दिन पहले क्या किया उसका रिवीजन, और फिर आज नया क्या करना है। ये सारा लिख के रखो। और मैं आपको बोलता हूं ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, बहुत जान पे आता है। स्टार्टिंग में नया नया बहुत अच्छे से करते हैं और बाद में फिर वो डायरी कहाँ रह जाती है, लिखना बंद हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टिकती है, और इसीलिए फिर आप फाइनल लिस्ट में नहीं होते हो। मैंने स्टार्टिंग लास्ट लेक्चर में बोला ना, सिलेबस पता है, बुक्स पता है, एग्जाम का पैटर्न पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे साथ है, सारे रिसोर्सेस है, टाइम है, देन वेयर आई एम गेटिंग रॉन्ग, बिकॉज आई कुड नॉट कीप कंसिस्टेंसी इन वॉट एवर आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। नोट्स बनाता हूं, उसको पढ़ता ही नहीं हूं, तो वो क्या किसी लाइब्रेरी में देने के लिए बनाया है या म्यूजियम में रखना है, या अपने बच्चों को बताओगे कि अरे किसी जमाने में मैंने नोट्स बनाए थे लेकिन उनको पढ़ा ही नहीं। नोट्स बनाओ, उनको बार बार पढ़ते रहो, नया कुछ मिलता है उसी में ऐड करते रहो। हमेशा कुछ चैप्टर जब नोट्स बनाते हो तो 2-3 पेज छोड़ देना है कि भाई कुछ नया मुझे मिल जाएगा तो ऐड कर दूंगा, है ना। इट्स ऑलवेज अ बेटर अप्रोच। तो नोट्स मेकिंग, यस आई एम इन फेवर ऑफ नोट्स मेकिंग, लेकिन उसको बार बार पढ़ना है। इतना ब्रीफ नहीं बनाना है कि समझ भी नहीं आए क्या है, और उसको बार बार पढ़ते रहोगे तो ऑब्वियसली टच में रहोगे। सबसे पहली बात मैंने ये बताई
आवरली प्रिपरेशन करना है, राइट? हर सब्जेक्ट को टाइम दो, उसको डिटेल में कवर करो, लेकिन उसके कवरेज को कॉम्प्रोमाइज मत करो। पॉसिबल है 2 या 3 सब्जेक्ट एक साथ करो, थोड़ा सा चेंज मिलते रहेगा। और नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग के फेज में हैं। और ये मत अज्यूम करके चलो सच में कि हमारे पास 1 साल है। एक्चुअली हमें मार्च एंड तक ही सिलेबस को खत्म करना है, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट पेपर 1 राइट नाउ। तो उतना भी अगर हम लोग करते हैं तो दैट इज गुड। और फिर रही बात पेपर 2 की, तो एज आई टोल्ड यू, आई विल बी कमिंग विद एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन पेपर 2 की उसको कैसे प्रिपेयर करना है। लेकिन इनिशियल फेजेस में तो मैं कम से कम आपको ये बोल सकता हूं कि जब हम पेपर 1 पढ़ते हैं तो हर बार मुझे ये सोचना है कि ओके, इफ आई एम रीडिंग अबाउट दिस भक्ति मूवमेंट इन हिस्ट्री, हाउ कैन आई एड दिस स्टफ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक पीस और डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में अगर मुझे ऐसे में लिखना है तो मैं बोल सकता हूं कि भक्ति और सूफी मूवमेंट इज द बेस्ट एग्जांपल कि कैसे हिंदू और मुस्लिम एक साथ थे किसी जमाने में, राइट? तो इस तरह से हमेशा सोचना है। पेपर 2 के बारे में जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक्सक्लूसिव वीडियो में लेके आऊंगा और उसमें हम लोग बात करेंगे कि पेपर 2 का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। अभी हम लोग सिर्फ पेपर 1 की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला कि देखो, सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे करना है वो थोड़ा सा आप एक्चुअली किसी के गाइडेंस के अंडर होंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अदरवाइज मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, किताबें खरीद लो और 1 बाय 1 पढ़ना शुरू कर दो। व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी, चैप्टर बाय चैप्टर। ज्योग्राफी का भी सेम करना है, एनसीईआरटी पढ़ो। हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम और बाकी एनसीईआरटी है, राइट? हर सब्जेक्ट के लिए जो बुक्स है वो लेके आओ और टाइम डिवाइड करो, उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करो। साइंस, नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, लेकिन फिर भी आपको वो करना ही है। तो और देखो, कभी भी रिवीजन करते हो तो किताब बंद करके एक ब्लैंक पेज लेके लिख के देखना है मुझे क्या क्या याद आ रहा है। दैट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। क्योंकि नॉर्मली बच्चों को आदत होती है कि किताब खोलो और वही बार बार पढ़ो, तो आपको ऑलरेडी आप कंफर्ट जोन में हो कि आपके सामने सारी चीजें हैं। उसको रिवीजन नहीं बोलते हैं। रिवीजन उसको बोलते हैं कि भाई किताब बंद करके मैंने मेमोराइज जो किया था वो मैं कितना याद रख पाता हूं, कितना लिख पाता हूं, लिख के देखो। मॉक टेस्ट सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना इज द बेस्ट वे। मतलब विदाउट टेस्ट सीरीज यू कैन नॉट क्वालिफाई, इतना मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोलता हूं। टेस्ट सीरीज इज मस्ट। जितने मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, इनिशियल फेजेस में सेक्शनल टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, टॉपिक्स वाइज टेस्ट होंगे, तो वो दो, ताकि आपको पता चलता है कि वेयर यू स्टैंड, राइट? एंड में ओवरऑल आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि ये जो चीजें आपको बोली है वो फॉलो नहीं होती है। प्लीज डू फॉलो देम, क्योंकि आप उनको फॉलो करेंगे तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1 साल का ड्यूरेशन है और नॉर्मली गिव अप कर देते हैं, या फिर बोलते हैं कि ठीक है अभी थोड़ा धीरे धीरे किया तो चलेगा, बाद में स्पीड पकड़ लेंगे। ऐसे नहीं होता है। मतलब एक कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। इस सब में एक प्रॉब्लम और भी है कि नॉर्मली बच्चों को लगता है कि मैं रोज 6 घंटे पढ़ रहा हूं, मेरा सही चल रहा है। लेकिन कितने घंटे पढ़ते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना सिलेबस कवर कर रहे हैं और कितना मुझे याद है। कभी कभी एक मेंटर का होना इसलिए जरूरी होता है कि वो आपको आपकी लिमिट्स पुश करना सिखाता है। समटाइम्स वी आर जस्ट कंफर्टेबल इन व्हाट वी आर डूइंग, राइट? तो लंबी लड़ाई है, साथ में मिलकर काम करेंगे तो और मजा आएगा। मैं चाहता हूं कि लाइक join AVKS and be with me. I am here to help you out. I cracked this exam in my first attempt, so I definitely know and want you people to crack this in first attempt itself. अगर आप रिपीटर भी है तो भी कहाँ का आपकी गलतियां हुई है उसको सॉर्ट आउट करके पेपर 2 तो स्पेशली मैं आपके लिए करवाऊंगा, राइट? सो we at AVKS really want you to do big and crack this exam in this very first attempt in 2023, right? इसके अलावा आपकी जो कुछ डाउट्स है, जो कुछ इश्यूज है, इवन आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर, प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आपको हम जवाब भी देंगे और हमें और एक आइडिया मिलेगा कि आपको कौन कौन सी चीजों में प्रॉब्लम है। बेस्ड ऑन दैट वी कैन ब्रिंग आउट सम न्यू वीडियोस, राइट? अच्छे से प्रिपेयर करो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क। फॉर नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर। स्टार्ट योर प्रिपरेशन, राइट? पेपर 2 के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो में लेके आऊंगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है, अगेन आई एम आस्किंग यू टू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी आर देयर फॉर यू, ओके? तो यहां मैं रुकता हूं, एक बार बस रिवाइज कर देता हूं। आवरली प्रिपरेशन, कोई भी टॉपिक को डिटेल में करना है लेकिन उसके कवरेज पे भी ध्यान दो। नोट्स जरूर बताओ लेकिन उनको बार बार पढ़ो। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन 6 महीने के बाद करने वाली चीज नहीं है, उसको अभी से शुरुआत करो। नेक्स्ट डे करना है, 8 दिन बाद करना है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। और जब भी पढ़ाई करो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हमेशा देखो। इस तरह से अगर आप करोगे तो जेन्युइनली यू हैव अ वेरी गुड चांस टू क्वालिफाई। इसके अलावा आपके और कोई डाउट्स भी होंगे, कुछ इशू भी होंगे, तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप फोन करके भी पूछ सकते हो। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑल द वेरी बेस्ट। रिमेंबर गाइज, दे से इन दिस, आई वॉज इन बीएसएफ एक्चुअली, तो बीएसएफ में वो बोलते थे वहां, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। जब भी मुश्किलें ज्यादा बढ़ती है तो जो लोग बहुत टफ होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। प्लीज बी विथ अस and join the elite forces, right? All the very best. Thank you.